Hello guys, welcome back to our channel. Watching more interesting stories, subscribe my channel. चैप्टर 1 आर्यन और ध्वनि आए मिलते हैं। ध्वनि और ध्वनि के परिवार से ध्वनि अपने घर में सब लाडली है और अपने बड़े भाई की जान है। ध्वनि के परिवार में ध्वनि के पापा मिस्टर अभय कपूर उम्र 50 साल ये स्कूल के ओनर है। उनकी पत्नी मिसेज काजल कपूर उम्र 45 साल है। यहाँ एक टीचर है। ध्वनि का बड़ा भाई एमआर अमन कपूर उम्र 24 साल है। यह एक कंपनी में मैनेजर है। अमन कपूर अपनी बहन को अपनी बच्चे की तरह समझते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। ध्वनि में अमन की जान बसती है। दूसरी तरफ सिंघानिया पैलेस आए मिलते हैं आर्यन के परिवार से। सिंघानिया पैलेस के हाल सोफे पर एक बुजुर्ग आदमी बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। यह आर्यन के दादाजी मिस्टर रामचंद्र सिंघानिया, इनके 2 बेटे एक बेटी है। इनकी उम्र 75 साल है। इनके बड़े बेटे का नाम मिस्टर मनीष सिंघानिया है। इनकी उम्र 50 साल है। इनकी वाइफ मिसेज शीतल सिंघानिया है, उम्र 45 साल। यह एक हाउसवाइफ है। इनके एक बेटी है जिसका नाम रमन सिंघानिया, उम्र 20 साल है। ये कॉलेज स्टूडेंट है। श्री रामचंद्र सिंघानिया के छोटे बेटे मिस्टर आशीष सिंघानिया उम्र 48 साल है। उनकी पत्नी मिसेज सुमन सिंघानिया उम्र 43 साल है। ये हाउसवाइफ है। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बड़े बेटे का नाम मिस्टर अभिनव सिंघानिया उम्र 23 साल है। क्या अपने बड़े पापा और पापा के साथ सिंघानिया बिजनेस संभालते हैं। मिस्टर आशीष सिंघानिया की बेटी रावी सिंघानिया उम्र 21 साल, यहाँ कॉलेज स्टूडेंट है। आए मिलते हैं हमारे कहानी की हीरो मिस्टर आर्यन सिंघानिया, उम्र 25 साल। ये कंपनी के सीईओ, इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन, मोस्ट एलिजिबल बैचलर। ये लड़कियों से दूर रहना ही पसंद करता है। इनको ओरा देखकर लोग डर जाते हैं। आर्यन सिंघानिया के पिता मनीष सिंघानिया की पहली पत्नी मिसेज पायल सिंघानिया के बेटे हैं। यहाँ अपने भाई बहन में सबसे बड़े भाई है। आर्यन से पूरा सिंघानिया परिवार डरता है। ये किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं। सिंघानिया पैलेस आर्यन के दादाजी अपनी छोटी बहू से बोले, बहू आर्यन से बात हुई, घर कब आ रहा है। सुमन जी बोली, पापा जी मैंने कॉल करवाया था मगर किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया था। सुमन जी बोली, पापा जी मैं बात करती हूँ। दादाजी बोले, हाँ बेटा कर लेना, और बाकी सब कहाँ है। सुमन जी बोली, पापा जी दादी मंदिर गई है। ये और भैया अभिनव ऑफिस जा चुके हैं और रावी कॉलेज गई है और रमन अभी घर में है। ध्वनि का घर, ध्वनि ध्वनि बेटा उठ जाओ, कॉलेज जाना है वरना लेट हो जोगी। काजल जी ध्वनि को आवाज लगा रही थी, लेकिन ध्वनि उठने का नाम नहीं ले रही थी। काजल जी फिर एक बार बोलती हैं, बेटा उठो 8 बज गए हैं। ध्वनि जैसे ही सुना कि 8 बजे बज गए हैं, वो जल्दी से उठ के बैठ जाती है और घड़ी में टाइम देखती है और शॉक्ड होकर बोलती है, क्या 8 बज गए हैं, मैं लेट हो जाऊंगी। काजल जी तभी तो मैं कब से जागा रही हूँ, लेकिन तुम उठ ही नहीं रही हो। अब जल्दी से उठ फ्रेश होकर जाओ, मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। ध्वनि अपना सिर हाँ में हिलती है और वॉशरूम भाग जाती है। आधे घंटे बाद ध्वनि रेडी होकर नीचे आती है तो देखती है मम्मी पापा और भाई उसका वेट कर रहे हैं, क्योंकि काजल जी ने उन लोगों को बता दिया था कि ध्वनि आ रही है, इसलिए सब उसका वेट कर रहे थे। ध्वनि आती है और सबको देखकर बोलती है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं लेट हो गई, और जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट कराने लगती है। तभी अमन ध्वनि को देखकर बोलता है, आराम से बच्चा, गले में अटक जाएगा। ध्वनि अमन को बिना देखे अपना नाश्ता करते करते बोलती है, नहीं भाई मैं लेट हो रही हूँ। ध्वनि की बात सुनकर अमन बोलता है, नहीं हो गई लेट, मैं तुमको टाइम पर कॉलेज छोड़कर ऑफिस चला जाऊंगा, अब आराम से खाओ। ध्वनि अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोलती है, थैंक यू भाई। अमन भी ध्वनि की बात पर बोलता है, तेरे लिए कुछ भी मेरी जान। फिर सब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट होने के बाद अमन, ध्वनि कॉलेज और अभय जी और काजल जी स्कूल के लिए निकल जाते हैं। आर्यन का ऑफिस, आर्यन अपने केबिन में बैठा था। इस समय उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसके सामने उसका असिस्टेंट उत्सव खड़ा था। उत्सव आर्यन को मीटिंग से संबंधित इंफॉर्मेशन दे रहा था। उत्सव आर्यन को देखकर बोलता है, सर कल आपकी मिस्टर सिन्हा के साथ मीटिंग है रॉयल होटल में शाम 7 बजे, और मीटिंग के बाद आपको आदित्य सर से मिलना है। आदित्य का नाम सुनकर आर्यन ने पूछा, उत्सव बिना किसी एक्सप्रेशन के
क्या आदित्य ने अपॉइंटमेंट ली है मीटिंग के लिए? उत्सव ने आर्यन की बात का जवाब देते हुए बोला। यस सर, आर्यन आगे बोला। और तुमने अपॉइंटमेंट उसको दे दी? उत्सव थोड़े डर के साथ आगे बोला। सर, एक्चुअली में आदित्य सर ने रिक्वेस्ट की और आपका शेड्यूल फ्री था, इसलिए अपॉइंटमेंट दे दी। उत्सव, पता करके बताओ आदित्य को क्या काम है जो अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मिलना चाह रहा है। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? मुझे उसे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके पता करके बताओ, आर्यन उत्सव को देखते हुए कहा। उत्सव, यस सर कहकर आर्यन के केबिन से बाहर निकल गया और एक गहरी सांस लेकर कहा, सर के साथ बात करना कितना डिफिकल्ट है। चल भाई उत्सव, लग जा काम में, नहीं तो कर तेरा क्या करेंगे तुझे भी नहीं पता। उत्सव गहरी सांस लेकर केबिन की ओर चला जाता है और अपना काम करने लगता है। उत्सव के केबिन से जाने के बाद आर्यन अपने आप से कहता है, आदित्य को जरूर कुछ ना कुछ काम है, नहीं तो वह अपॉइंटमेंट लेकर मुझे मिलने की रिक्वेस्ट कभी नहीं करता। इस आदित्य का कुछ तो ना कुछ करना पता नहीं। अब कौन सा प्लान बनाया है? मुझे जल्द से जल्द पता करना होगा कि आदित्य का प्लान क्या है। चैप्टर 2 फर्स्ट मीटिंग। आर्यन ने उत्सव से आदित्य के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोल दिया था। अब आगे ध्वनि का घर। ध्वनि कॉलेज से घर आने के बाद अपने सबके साथ डिनर करके अपने रूम में आकर स्टडी करके सोने चली जाती है। रात में ध्वनि अपनी नींद में थी। उसके कमरे में 3 परछाई दिखाई दी। ध्वनि के रूप में 3 लोग थे। ध्वनि के बेड के राइट साइड में एक और लेफ्ट साइड में 2 लोग खड़े थे। जैसे ही रात के 12 बजे ध्वनि के रूम की ऑन हो गई और सबने ध्वनि को विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे बच्चा। तीनों ने मिलकर एक साथ ध्वनि को विश किया। ये कोई और ध्वनि के मम्मी पापा और अमर था। ध्वनि हड़बड़ाते हुए उठ गए और शॉक्ड होते हुए अपनी मम्मी पापा और अमर को देख रही थी। आप सब मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ हुआ है क्या ऐसा? ध्वनि के सवाल सुन अमर आगे आगे कहता है, नहीं बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। तुझे याद नहीं आज तेरा बर्थडे है? हम तो यहाँ सिर्फ तुझे विश करने आए हैं। ध्वनि अपने सिर में थोड़ा मर के कहती है, अरे मैं तो भूल गई कि आज मेरा बर्थडे है। सब लोग ध्वनि को देखने लगते हैं। अमर थोड़ा फेस में स्माइल लाकर कहता है, तू हर बार अपना बर्थडे कैसे भूल जाती है बच्चा? पता नहीं भैया, आप लोग मुझे याद दिला देते हो। ध्वनि यह सब प्यारी सी स्माइल के साथ कहती है। सब मिलाकर एक बार फिर ध्वनि को विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे दे ध्वनि। और सब मिलाकर केक कटाते हैं। ध्वनि केक अपने मम्मी पापा को खिलती है, फिर अमर को और सबको थैंक यू बोलता है। अमर ध्वनि को देखकर बोलता है, बच्चा अपना हाथ आगे कर। ध्वनि अपना हाथ आगे करती है। अमर ध्वनि के हाथ में एक गिफ्ट निकालकर उसके हाथ में रखता है। ध्वनि क्यूरोस होकर पूछता है, भाई इसमें क्या है? अमर ध्वनि के फेस की खुशी देखाकर बोलता है, इसे ओपन करके देखा लो क्या है इसमें। ध्वनि जल्दी से गिफ्ट उपहार ओपन करती है। उसमें एक पेंडेंट होता है, जिसे देखकर ध्वनि ख्वाब अपने फेस पर प्यारी सी स्माइल लाकर कहती है, भाई ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। अमर ध्वनि को खुश देखकर खुश हो चाहता है और प्यार से बोलता है, सो जा बच्चा, रात बहुत हो गई है, कल सुबह बात करते हैं, गुड नाइट। सब ध्वनि के रूम से चले जाते हैं। ध्वनि एक बार वो पेंडेंट देखी है और दिल से थैंक यू बोलता है। थैंक यू भाई, इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। यह मेरी जिंदगी का बहुत अनमोल तोहफा है। इसे मैं अपने से कभी दूर नहीं करूंगी। और अपने गले में पहन लेती है, जो लाइट ऑफ करके सो जाती है। ध्वनि आज 20 साल की हो गई है। आर्यन के ऑफिस में आर्यन अपने केबिन में बैठकर लैपटॉप काम कर रहा था। आर्यन के केबिन का डोर लॉक होता है, बिना देखे कम इन कह देता है। आर्यन के सामने उत्सव एक फाइल लेकर खड़ा होता है। आर्यन अपने लैपटॉप में काम करते हुए बिना देखे बोलता है, उत्सव तुम यहाँ मेरी शक्ल देखने आए जो ऐसे भूत बने खड़े हो? जो भी कहना है जल्दी कहो। सर, शाम 7 बजे आपकी मिस्टर सिन्हा के साथ आपकी मीटिंग है। आपको होटल रॉयल व्यू में जाना है। आपका प्राइवेट रूम रेडी कर दिया गया है। आर्यन उत्सव की बात सुनकर हाँ में सिर हिला देता है और आगे बोलने को बोलता है। उत्सव जल्दी से आगे बोलता है, सर मिस्टर आदित्य सर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। लगता है उनका जो भी प्लान है उन्होंने बहुत अच्छे से हाइड करके रखा है। आर्यन जो बड़े ध्यान से कम कर रहा था, उत्सव की बात सुन उसके तरफ देखा है और सीरियस टोन में कहता है, तुम लोग इतना सा भी पता नहीं कर पाए कि वह क्या करना चाहता है? तुम लोग किसी काम के नहीं हो। उत्सव थोड़े घबराते हुए बोलता है,
सर आपको पता है ना, आदित्य सर का प्लान पता लगाना इम्पॉसिबल है, अगर जब तक वो चाहे ना। आर्यन थोड़े कड़क आवाज में बोलना, तुम लोग का काम है पता लगाना, चाहे वो कहीं से भी पता लगाओ। ई डोंट केयर अबाउट दिस। मुझे 1 घंटे में सारी इन्फॉर्मेशन अपने टेबल पर चाहिए। आई डोंट केयर तुम इस बारे में कैसे पता लगते हो, और लीव नाउ। उत्सव के जाने के बाद आर्यन खुद से बात करता है, मिस्टर आदित्य ओबरॉय, मैं पता लगा कर रहूंगा तुम्हारा प्लेन क्या है, और उसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। वेट एंड वॉच। आर्यन सिंघानिया को तुमने बहुत हल्के में ले लिया है, आदित्य ओबरॉय, और एक डेविल स्माइल करता है और फिर अपने कॉम में लग जाता है। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। शाम के 6 बजे आर्यन अपने कंपनी निकलता है होटल के लिए, और होटल पहुंचते ही सीधा अपने प्राइवेट रूम में चला जाता है, और प्राइवेट रूम में पहले से ही मिस्टर सिन्हा आर्यन का वेट कर रहे होते हैं। मिस्टर सिन्हा आर्यन को ग्रीट करते हैं और मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ अमर ने ध्वनि के लिए आज बाहर डिनर का प्लान बनाया है। सभी लोग होटल आ जाते हैं, अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और सब मिलाकर डिनर पार्टी करते हैं। आज ध्वनि बहुत खुश थी और मन ही मन, गॉड आपने मुझे इतने प्यार परिवार दिया, इतना प्यार भाई दिया, उसके लिए थैंक यू ध्वनि। ये बात मन में कर उसकी आंखों में नामी आ जाती है। अपनी नामी को छुपाते हुए अपनी मम्मी से बोलती है, मम्मी मैं अभी आती हूँ। ध्वनि की बात सुन काजल जी बोलती है, कहाँ जा रही हो, मैं भी साथ आती हूँ। ध्वनि मना करते हुए, नहीं मम्मी मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। वॉशरूम जाकर आता हूँ, आप अपना डिनर कंप्लीट कीजिए, मैं अभी आती हूँ। और ध्वनि चली जाती है। अमर ध्वनि को देखता है, अपनी मम्मी को देखा है। काजल जी कहती है अभी आ रही है, फिर वह कुछ नहीं बोलना। जब ध्वनि वॉशरूम आ रही थी तभी उसकी नजर ऊपर पड़ती है और वो दौड़कर किसी को धक्का मार देती है और वह इंसान दूर जाकर गिर जाता है। और जब इंसान अपनी नजर घुमा कर देखता है तो शॉकड हो जाता है। कौन है वो इंसान जिसे ध्वनि ने धक्का मारा, और ऐसा क्या देख लिया उस इंसान ने कि वो शौक में चला गया। जानने के लिए पढ़ते रहिए डेविल की मोहब्बत। चैप्टर 3 दिल की बेचैनी। जब ध्वनि वॉशरूम आ रही थी तभी उसकी नजर ऊपर पड़ती है और वो दौड़कर किसी को धक्का मार देती है और वह इंसान दूर जाकर गिर जाता है। और जब इंसान अपनी नजर घुमा कर देखता है तो शौक हो जाता है। अब आगे ध्वनि अभी तक क्यों नहीं आए। काजल जी यही सोच थी और थोड़ी चिंता के साथ अमर से बोलती है, अमर बेटा ध्वनि अभी तक नहीं आई, उसे गए हूँ, टाइम हो गया है, मैं देखा कर आती हूँ। काजल जी की बात सुनकर अमर बिना भाव के बोलता है, मम्मी आप रुको, मैं जाकर चेक करके आता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। और अमर ध्वनि को देखने चला जाता है। अमन सभी जगह चेक करने के बाद जब ध्वनि अमन को नहीं मिलती तो उसको टेंशन होने लगती है। एक दो लोगों से वह पूछता भी है पर ध्वनि का उसको कुछ पता नहीं चला। वो एक जगह खड़े होकर अपने सिर में हाथ फेर कर खुद से कहता है, बच्चा कहाँ हो तुम। अपनी नजर चारों साइड घूमता है तो एक जगह उसे भीड़ नजर आती है। अमर के दिल में थोड़ी हलचल होने लगती है। एक गहरी सांस लेकर उसे और चला जाता है जहां लोगों की भीड़ होती है। भीड़ के अंदर जैसे जाता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और जोर से चिल्लाता है, ध्वनि। अमर जल्दी से जाता है और ध्वनि का सर अपनी गोद में रख लेता है। उसके चारों साइड होटल का मैनेजर, वहां होटल का स्टाफ और लोग जमा रहते हैं। अमर की आंखों आंसू रहती है। बच्चा क्या हुआ। बच्चा उठाने रोने लगता है। जिस शख्स को ध्वनि ने धक्का दिया था वह भी वहां आ जाता है और देखकर हैरान हो जाता है। उसे शख्स के दिमाग में थोड़ी देर पहले जो हुआ एक रील की तरह घूमने लगती है और याद करने लगता है। फ्लैशबैक, जब ध्वनि वॉशरूम से आ रही थी तो उसकी नजर ऊपर तो झूमर पर पड़ी। वो गिरने वाला था, उसके नीचे एक शख्स फोन पर बात कर रहा था। झूमर बस उसके ऊपर गिरने ही वाला था कि ध्वनि ने जल्दी से आकर उसे धक्का मार दिया और वो शख्स दूर जा गिर जाता है और वो झूमर ध्वनि के ऊपर जा गिर गया। ध्वनि को उसमें बहुत चोट आई। ध्वनि का पूरा चेहरा खून से लाल पड़ चुका था। उसे इंसान ने ध्वनि का चेहरा नहीं देख पाया। उसने में मैनेजर और बाकी स्टाफ ने ध्वनि के ऊपर से झूमर को अलग कर दिया जब तक अमर आ गया। ये शख्स कोई और नहीं हमारा आर्यन सिंघानिया है जिसकी जान ध्वनि ने आज बचाए। फ्लैशबैक एंड आर्यन अपने होश में आता है। अमर की आवाज सुनकर अमर रोते हुए ध्वनि को उठता है, बच्चा बच्चा क्या हुआ। बच्चा उठाना, देख मैं आ गया। उठाना बच्चा, क्या हुआ तुझे। अमर वहां खड़े लोगों से बोलता है, प्लीज कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। अमर की बात पर मैनेजर बोलता है, सर मैंने एम्बुलेंस को इन्फॉर्म कर दिया है, अभी आती हो गई। अमर चिल्लाते हुए, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इसे अभी हॉस्पिटल लेकर जाना है। आर्यन किसी को कॉल करता है, तुरंत अमर से बोलता है,
चलिए जल्दी हमें अस्पताल ले जाना होगा, इनका काफी खून बह गया है। अमर जल्दी से हाँ बोलता है जैसे ही आर्यन ध्वनि को उठाने के लिए आगे आता है। अमर अमर ध्वनि को अपनी गोद में उठा लेता है। दोनों होटल के बाहर निकल जाते हैं। होटल के एंट्रेंस में आर्यन की कार खड़ी होती है। आर्यन का ड्राइवर बैक सीट का डोर ओपन करता है। अमर ध्वनि को ले जाकर कार में बैठ जाता है। आर्यन ध्वनि का चेहरा अभी भी नहीं देख पाता। आर्यन भी जल्दी से ड्राइवर के साथ बैठ जाता है और ड्राइवर से हॉस्पिटल चलने को बोल है और कॉल लगाकर किसी से बात करने लगता है। आर्यन बात करते करते पीछे देखा है और कॉल पर बोलता है, सारी तैयारी करके रखो, 10 मिनट में हम आ रहे हैं। अमर परेशानी के साथ ड्राइवर से बोलता है, प्लीज जल्दी चलाइए ना। अमर को कुछ याद आता है। वह अपना फोन निकाल के परेशानी के साथ बोलता है, बच्चा का एक्सीडेंट हो गया है, सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। दूसरी तरफ आर्यन के दिल में अलग बेचैनी हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। आर्यन अपने ही मन में कहता है, एक अजनबी के लिए ये लड़की अपनी जान के बारे में नहीं सोचा और अपनी जान जोखिम में डाल दी। मैं इसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब यह मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसकी जान बचाऊं। मगर ये लड़का कौन है, इसके साथ इतनी फिक्र कर रहा है। जो भी हो, पर अब ये लड़की मेरी जिम्मेदारी बन गई है और मैं इसे अपने से दूर तो नहीं करूंगा। मैं भी कुछ भी सोच रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आर्यन के मन में एक अलग सी बेचैनी महसूस कर रहा था। ड्राइवर की आवाज से आर्यन का ध्यान टूटा है। ड्राइवर कहता है, सर पहुंच गए। आर्यन जल्दी से कार से उतरता है और बैक सीट का डोर ओपन करता है। ध्वनि अभी भी अमन की गोद में थी। आर्यन ध्वनि को अपनी गोद में लेकर जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर चला है। अमर कुछ नहीं बोलना और आर्यन के पीछे पीछे चला जाता है। अस्पताल के अंदर डॉक्टर की पूरी टीम मौजूद होती है। ध्वनि को ओटी में ले जाया जाता है। अमर वही ओटी के डोर से अंदर देख रहा था। आर्यन का दिल भी बेचैन था। अस्पताल में ध्वनि के मम्मी पापा भी आ जाते हैं। ध्वनि की मम्मी रो रो कर पूछती हैं, अमर अमर क्या हुआ, मेरी बच्ची को बोलना। पता नहीं, जब मैं बच्चा को देखने गया तो ध्वनि जमीन में बेहोश थी और खून बह रहा था। मैं बहुत डर गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा बच्चा और जमीन में बैठकर रोने लगता है। आर्यन उनको देखकर समझ जाता है कि यह लड़की के परिवार वाले हैं। उसे ये सब देखकर खुद पर गुस्सा आ रहा था। अपने गुस्से को कंट्रोल कर अमर के पास चला जाता है। अमर के कंधे पर हाथ रखता है। जब अमर को अपने कंधे में भर लगता है तो वह अपना सिर ऊपर करता है और देखकर हैरान हो जाता है। अमर आर्यन को देखा कर क्यों हैरान हो गया? क्या ध्वनि को होश आएगा? आर्यन का दिल क्यों इतना बेचैन था? जानने के लिए पढ़ते रहिए डेविल की मोहब्बत, स्माइल विद हॉर्न्स। चैप्टर 4, दिल को सुकून। आर्यन उनको देखकर समझ जाता है कि यह लड़की के परिवार वाले हैं। उसे ये सब देखकर खुद पर गुस्सा आ रहा था। अपने गुस्से को कंट्रोल कर अमर के पास चला जाता है। अमर के कंधे पर हाथ रखता है। जब अमर को अपने कंधे में भर लगता है तो वह अपना सिर ऊपर करता है और देखकर हैरान हो जाता है। अब आगे आर्यन को हैरानी से देखा बोलता है, सर आप यहाँ। आर्यन भी हैरानी बारी नजरों से अमर को देखता है। अमर आगे बोलता है, सर मैं आपकी कंपनी में मैनेजर हूँ। आप मुझे नहीं पहचानते हो गए। सर आपने हमारी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू। फोल्डेड हैंड्स। आर्यन अमर की बात सुन गिल्ट के साथ बोलता है, थैंक यू तुमको नहीं, मुझको बोलना चाहिए और माफी भी मुझे मांगनी। फोल्डेड हैंड्स चाहिए। उसकी बात सुन सब हैरान हो जाते हैं और आर्यन को दिखाने लगते हैं। सबको हैरान होता देख आर्यन आगे बोलता है, जी वो जो लड़की है उन्होंने मेरी जान बचाई है। वो झूमर था, वो मेरे ऊपर गिरने वाला था। पता नहीं वो कहां से आकर मुझे धक्का मार दिया और वो झूमर उनके ऊपर गिर गया। आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। अमर जल्दी से आर्यन की बातों का जवाब देता है, सर इन सब में आपकी गलती नहीं है, उसकी जगह कोई और भी होता वह भी यही करता। मेरी बच्ची ऐसी है, सबकी मदद करती है और खुद उसका नतीजा क्या होगा कुछ नहीं सोचती, बस मदद करती है। आर्यन मैन में खुद से कहता है उसकी जगह कोई और मदद नहीं करता। पता नहीं उसने अपनी जान मेरे लिए जोखिम में क्यों डाली, खुद की जान की परवाह न करते हुए ऐसा कैसे कर लिया, और मैं ये सब कभी नहीं भूल सकता। सर आप क्या सोच रहे हैं? अमर आर्यन को देखकर बोलता है। आर्यन अपने होश में आता है और बोलता है, कुछ नहीं। वैसे मैं नहीं जानता कि लोग मदद करते या नहीं, पर उन्होंने मेरी जान बचाई है, ये बात मैं भूल नहीं सकता। वैसे आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अमर कपूर है। आर्यन अपना सिर हाँ में हिला देता है। आप उनको बच्चा बच्चा बोल रहे थे, वो आपकी कौन लगती है? अमर ध्वनि को याद करते हुए बोलता है, सर मेरी छोटी बहन है।
मिस ध्वनि कपूर। अमर की बात सुन आर्यन के फेस में अनदेखी मुस्कान आ जाती है। तभी ध्वनि की मम्मी रोते हुए अभय जी से बोलता है, देखिए ना मेरी बच्ची को आज का दिन कितना खास था उसके लिए, और ये सब हो गया, मेरी बच्ची अच्छी तो हो जाएगी ना। अभय जी काजल जी को संभालते हुए बोलते हैं, काजल जी आप शांत हो जाएं, हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। काश हम होटल आज कहीं नहीं होते, ये सब नहीं होता, उसका बर्थडे हम घर में ही सेलिब्रेट करते, अच्छा होता। आर्यन ध्वनि के पापा की बात सुन हैरान हो जाता है। खुद से कहता है, आज उसका बर्थडे है और ये सब हो गया। नो माउथ फेस। आर्यन को किसी ने पीछे से आवाज दी। आर्यन का ध्यान टूटता है और पीछे मुड़कर देखता है तो धीरे से कहा है, आदि। वो इंसान आर्यन के पास आता है और उसको अपने गले लग जाता है। तू ठीक है ना भाई, कुछ हुआ तो नहीं ना? आर्यन उसको पकड़ते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ, थैंक गॉड तू ठीक है, पर तू यहाँ क्या कर रहा है? आर्यन एक नज़र ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखा है और आदि को सब बता देता है। आर्यन की बात सुन आदि शॉक्ड हो जाता है। आदि बिना देर किया आगे पूछता है, भाई अब वह कैसी है? आदि की बात सुन आर्यन उसे जवाब देता है, अभी उसका ऑपरेशन चल रहा है। आदि आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, भाई तू टेंशन मत ले, वो ठीक हो जाएगी। आर्यन जल्दी से आदित्य की बात का जवाब देता है, ठीक हो जाएगी नहीं, उसे ठीक होना ही होगा मेरे लिए, और शांत हो जाता है। आदित्य आर्य की लास्ट लाइन सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। आदि कुछ बोलने को होता ही है, केओटी का डोर ओपन होता है। आर्यन की नज़र जैसे जाती है तो वह तुरंत डॉक्टर के पास चला जाता है। अमन थोड़ी परेशानी के साथ डॉक्टर से पूछता है, कैसी है वह? अब तो ठीक है ना? डॉक्टर थोड़ा सीरियस होकर कहते हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, उनका ब्लड लॉस हो गया है, हमें ब्लड की अर्जेंट जरूरत है। आर्यन जल्दी से पूछता है, क्या ब्लड ग्रुप है? डॉक्टर उसका जवाब देते हुए, ओ जोड़ पॉजिटिव। अमर जल्दी से आगे आकर कहता है, मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। डॉक्टर अमर की ओर देखकर बोलते हैं, नर्स इन्हें लेकर जल्दी से जाए। अमन नर्स के साथ चला जाता है। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन खत्म हो जाता है और डॉक्टर की टीम बाहर आती है। सभी लोग डॉक्टर की ओर देखते हैं। डॉक्टर सबकी नज़र खुद पैर पकार बोलता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, अब खतरे से बाहर है। अमर खुश होकर बोलता है, क्या मैं मिल सकता हूँ? डॉक्टर अमर की खुशी देखकर बोलते हैं, वो अभी बेहोश है, आप थोड़ी देर बाद मिल सकते हैं, उनको हम वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। ध्वनि के परिवार डॉक्टर की बात सुनकर उनकी जान में जान आई है। आर्यन भी खुश होकर आदि के गले जाता है। आदि आर्यन की खुशी देखकर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। ध्वनि को वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। अमर आर्यन के पास आता है और आर्यन से कहता है, सर आपका शुक्रिया, आपकी वजह से उसका सही समय पर ट्रीटमेंट हो पाया, अब बच्चा ठीक है, अब आप घर जा सकते हैं, पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब आप घर जाइए। आर्यन अमर की बात पर बोलता है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, उन्होंने मेरी जान बचाई है, उसके आगे ये कुछ भी नहीं रही बात घर जाने की और परेशान होने की, मुझे कोई परेशानी नहीं है, एक बार उनको होश आ जाए फिर मैं उनसे मिलकर थैंक्स बोलकर चला जाऊंगा, इससे मेरा थोड़ा गिल्ट कम होगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। अमर आर्यन की बात सुन जवाब देता है, ऑफ कोर्स सर। अमर के पापा आते हैं और अमर से कहते हैं, जल्दी चल अमर, डॉक्टर तुझे बुला रहे हैं। अमर हैरान होकर ध्वनि के बोर्ड की ओर चला जाता है और पीछे पीछे आर्यन भी। चैप्टर 5 एक साजिश। आर्यन अमर की बात पर बोलता है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, उन्होंने मेरी जान बचाई है, उसके आगे ये कुछ भी नहीं रही बात घर जाने की और परेशान होने की, मुझे कोई परेशानी नहीं है, एक बार उनको होश आ जाए फिर मैं उनसे मिलकर थैंक्स बोलकर चला जाऊंगा, इससे मेरा थोड़ा गिल्ट कम होगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। अमर आर्यन की बात सुन जवाब देता है, ऑफ कोर्स सर। अमर के पापा आते हैं और अमर से कहते हैं, जल्दी चल अमर, डॉक्टर तुझे बुला रहे हैं। अमर हैरान होकर ध्वनि के बोर्ड की ओर चला जाता है और पीछे पीछे आर्यन भी। अब आगे जब सब ध्वनि के वार्ड के बाहर आते हैं, बोर्ड के बाहर नर्स खड़ी रहती है। अमर थोड़े परेशानी के साथ पूछता है, क्या बात है सिस्टर, कुछ प्रॉब्लम है क्या? ध्वनि ठीक तो है ना? नर्स अमन की बात पर कहती है, मिस्टर अमर कौन है यहाँ पर? अमर जल्दी से आगे आता है और बोलता है, मेरा नाम अमर है। क्या बात है सिस्टर, ध्वनि ठीक तो है ना? नर्स अमर से बोलता है, पेशेंट को होश आ गया है और वो अमर अमर करके पुकार रही है, तो आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। सिस्टर की बात सुन अंदर जाने को होता है तो नर्स उसे रोकते हुए बोलती है, मिस्टर अमर ध्यान रखिएगा कि वो ज्यादा बात न करे, उन्हें अभी रेस्ट की जरूरत है। अमर सिस्टम की बात सुन हाँ में सर हिलाकर अंदर चला जाता है। सब ये जानकर खुश हो जाते हैं कि ध्वनि को होश आ गया है। आर्यन भी बिना भाव के खड़ा था पर उसका दिल खुश था कि ध्वनि को होश आ गया है।
ध्वनि के मम्मी पापा नस की बात उनकी फेस में एक स्माइल आ जाती है। आदि थोड़ी हैरानी के साथ आर्यन के कान में फुसफुसाते हुए बोलता है, यार लोगों को कुछ होता है तो सबसे पहले मम्मी पापा को याद करते हैं, पर यहाँ पर तेरे साले को याद कर रही है। इसकी बात सुन आर्यन आदि को घूर कर देखने लगता है। आदि को एहसास होता है कि वह क्या बोल गया। अपने दांत देखने लगता है और बोलता है, सॉरी भाई मुझे पता नहीं चला मैं क्या बोल गया। आर्यन उसकी बात सुन एक मुस्कान के साथ बोलता है, तू सही बोल रहा है। आदि जल्दी से आर्यन को देखता है और बोलता है, तू ये क्या कह रहा है। आर्यन स्माइल के साथ कहता है, जो तूने सुना लगता मेरे साल के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है। आदि हैरानी के साथ आर्यन से बोलता है, भाई वो सब तो ठीक है पर तू लड़की और शादी की बात कर रहा है, क्या मैंने जो सुना वो सच है। आर्यन अपने सिर हाँ में हिला देता है। आदि हैरानी के साथ खुद से कहता है, यह मैं क्या देख रहा हूँ। आर्यन शादी की बात कर रहा है, आज एक के बाद एक शौक लग रहा है। आदि अपने ख्यालों से बाहर आता है और आदि आर्यन से पूछता है, एक बात बता भाई तू क्या उसे लड़की से मिला है। आर्यन आदि को देखता है और बोलता है, तू दिखने की बात कर रहा है, मैं तो उसका चेहरा भी नहीं देख, क्या बात कर रहा है तू, बिना देखे प्यार कैसे। आदि पूछता है, भाई अगर वो खूबसूरत नहीं हुई तो क्या। कोई बात नहीं भाई मैं फिर भी उससे प्यार करूंगा और वो ही मैसेज ध्वनि आर्यन सिंघानिया बनेगी और कोई नहीं, और हाँ मुंह बंद कर ले मक्खी चली जाएगी अंदर। आदि आज तो पागल होने वाला था। आदि का कॉल आ जाता है, अपने होश में आता है और अपना कॉल लेने बाहर चला जाता है। जब अपनी बात करके सीधा आर्यन के पास आकर बोलता है, भाई एक बात बता तुझे क्या लगता है, जो कुछ भी हुआ वो कोई एक्सीडेंट था या कुछ और। भाई मुझे लग रहा है कि कुछ तो सही नहीं है, सब कुछ प्रिपेंटेड है। बस एक बार पता चल जाए ये किसने किया है, मैं उसको नहीं छोड़ने वाला, देखना तू। आर्यन बहुत सीरियस टोन में सब बोल रहा था। आदि भी सीरियस टोन में बोलता है, ये जो कुछ भी हुआ है वो सब प्लान किया हुआ है। आर्यन आदि को देखने लगता है और बोलता है, तो ये सब कैसे बोल सकता है। भाई मैंने चेक करवाया है, जो झूमर गिरा है वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने उस झूमर की रस्सी को काटा गया है जिसके कारण वो गिर गया है। आदित्य की बात सुन आर्यन अपना मोबाइल निकलता है और कॉल लगा देता है। आर्यन, कॉल में पता करो ये किसने किया, सामने से आवाज आती है। यस सर। अपना कॉल कट कर देता है और आदि को देखता है, फिर वार्ड की ओर दिखाने लगता है। आदि आर्यन की नजरों का पीछा करता है और बोलता है, भाई तू टेंशन मत ले, वो अच्छी हो जाएगी जल्द ही, मुझे पता है भाई वो ठीक हो जाएगी, पर उसके साथ जिसने भी ये सब किया है मैं उसको हरगिज नहीं छोड़ने वाला हूँ। आर्यन का कॉल आता है, सामने उत्सव रहता है। आर्यन कॉल अटेंड करता है और कहता है, क्या बात हो गई, कुछ कॉम है। उत्सव थोड़े सीरियस टोन में कहता है, यस सर। सर आपके फॉरेन वाले क्लाइंट आपसे मीटिंग करना चाहते हैं कल ही, क्योंकि उनकी कल रात की फ्लाइट है इसलिए। आर्यन बोलता है, ओके बट मीटिंग का टाइम 3 बजे का रखना। उत्सव यस सर बोलकर कॉल कट कर दिया था। आदि आर्यन को दिखाकर बोलता है, क्या बात है भाई, कुछ प्रॉब्लम है क्या, जो कितना परेशान क्यों नजर आ रहा है। आर्यन सीरियस टोन में बोलता है, भाई मुझे ध्वनि के बारे में सोच रहा हूँ, मेरी वजह से आज वो यहाँ पर है, मुझे अपने आप में बहुत गुस्सा आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस, सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो।